माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, उनका काम करने का स्टाइल मुझे पसंद था। कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदारी से काम कर रहा है, वो जीवन हर कोई नहीं जी पाता। तो उनके डिसीजन, उनकी जो कार्य करने की क्षमता, कार्यशैली, ईमानदारी से बोल्डली डिसीजन लेना गरीब, कमज़ोर, दबे कुचलों के लिए, तो मुझे लगता मुझे पसंद था। उनसे बहुत प्रेरित हुआ एक प्रकार से। साहित्य, स्वतंत्रता संग्राम और महान विभूतियों का नाम ज़हन में आते ही उन्नाव ज़िले का नाम सबसे पहले ज़हन में आता है और उसी उन्नाव ज़िले को कर्मभूमि बनाया है बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी डेट, अपना पसंदीदा, आपका पसंदीदा चैनल। और आज हमारे इस खास शो में हमारे साथ हैं पूर्वा उन्नाव से विधायक और लोकप्रिय विधायक कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अनिल सिंह जी। अनिल सिंह जी जो अपने बेबाक बोल, बिंदास अंदाज और अपने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए जाने जाते हैं, आज हमारे साथ खुद इस शो में हैं। अनिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज आपसे बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, कुछ राजनीतिक आपके अनुभव, आपके व्यक्तित्व, आपके कृतित्व के बारे में। अनिल जी, जब हम आपके राजनीतिक संघर्ष से ही शुरुआत करते हैं, आपका राजनीतिक संघर्ष बहुत ज़मीनी स्तर से जुड़ा है, अगर मैं कहूँ तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किस तरीके से आपका प्रारंभिक जो राजनीतिक सफ़र रहा, ज़रा सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। नमस्कार आलोक जी, आपका धन्यवाद बहुत। आपने अपना बहुमूल्य समय हम जैसे छोटे राजनीतिक व्यक्ति के लिए निकाला है, इसके लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। रहा मेरा राजनीतिक सफ़र, एक्चुअली मैंने कभी सोचा था कि मैं जब बहुत गांव में रहता था, उसी पूर्वा विधानसभा का एक करीब मौरावा टाउन से, जहाँ मौरत ध्वज की नगरी है, उसको आज मौरावा कहते हैं। हाँ, मौरावा से 15 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। तो मैं वहाँ सोचा करता था कि भाई गरीब हूँ और कैसे लोगों को अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, किस तरीके से हम लोग आगे कर सकते हैं। तो मैंने जो है संघर्ष करते हुए, राजनीति के बारे में विचार उस समय तो नहीं था, लेकिन ये था कि गरीबों की क्या ज़िंदगी है, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे पॉलिसी बनाई जा सकती हैं, कैसे जो गुंडा राज है, माफिया राज है, किस तरीके से जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये सपना पूरा हुआ मेरा 2017 में। जब 2017 में पहले मैं सेवा करता था, मैं नौकरी के साथ बिजनेस करता था। बिजनेस करने के बाद संघर्ष रहा और संघर्ष से सफल हुआ, माता रानी की कृपा से मैं सफल हुआ। तो मैंने सोचा कि जो मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ अपने ऊपर, होटलों में खाना खाना या जो भी विभिन्न प्रकार से कपड़े अच्छे पहनना, तो ये मैं ना अपने ऊपर खर्च करके, अपने परिवार पे ना खर्च करके, किसी गरीब कन्या की शादी में, कोई बीमारी में, किसी के किसी भी काम में आ सकता है मेरा पैसा, मेरे परिवार पे खर्चा होने के बाद, दोनों जिम्मेदारी निभाने के बाद, पत्नी की तरफ से भी और माँ बाप की तरफ से भी, भाइयों की तरफ से भी। तो उसमें जो भी पैसा बचता था मैं लोगों की सेवा किया करता था। मेरी बेटी के नाम से संस्था है, माही संस्था। तो माही संस्था कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे जस्ट एक छोटा सा एक समूह है, NGO है, मैंने बना रखा है। तो उसमें मैं अपना पैसा दान करता हूँ कि भाई ये मेरा पैसा है, इतना 2 लाख रुपए इसमें दे रहा हूँ। तो उससे सेवा करते 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 उस क्षेत्र में मैंने काफ़ी, और कहीं भी किसी भी बाराबंकी, रायबरेली, अदर किसी भी ज़िले में अगर कोई सहायता लेने आता था तो मैं उसकी सहायता करता था। अनिल जी, आपने कहा कि सेवा भाव, जैसा कि सेवा, समर्पण, प्रेम, भाईचारा, ये सब शुरू से ही आपके व्यक्तित्व में चीज़ें थीं, लेकिन जब आपने उसको जिया, उसे महसूस किया, क्योंकि गरीबी जो थी वो आपने खुद उसका दंश कहीं ना कहीं झेला, आपने माफियागिरी की आपने बात की, वो माफियागिरी जिस तरीके से आपने देखा उसको कि हाँ इसका खात्मा करना है, तो वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था कि हाँ वो सोच लिया कि अब इसका खात्मा करना है? टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है कि 2011 से मेरे जीवन में आया कि क्यों ना हम लोग जो है राजनीति में चला जाए, क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग अगर राजनीति में आए हैं, क्योंकि IAS और वो तो बन नहीं पाए हम लोग, लेकिन राजनीति में जब आया मैं
उसी समय से मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना इस क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए जनता का आशीर्वाद प्राप्त करूं। जनता ने स्वयं कहा कि आप लड़िए। तो क्या है कि राजनीति में जाति बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये बड़ा टिपिकल समझ लीजिए असमंजस है नेताओं के लिए। हाँ, पेचीदगियाँ हैं। तो मैं करीब 20-22 साल मुझे पता नहीं चला कि मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, जब मैं बिजनेस करता था और सेवा करता था। लेकिन जब मैं राजनीति में आया तब मुझे समस्या झेलनी पड़ी क्षत्रिय कि क्षत्रिय हैं और यहाँ क्षत्रिय वोट नहीं है। मेरी विधानसभा में कुल मिला के 20,000 क्षत्रिय के आसपास होंगे, जिसमें 5,000 तो माफिया टाइप के हैं, वो मेरे साथ रहते नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे यहाँ लड़ पाऊँगा, लेकिन फिर भी जनता ने मेरे सपोर्ट किया और मैं पहली बार टिकट भारतीय जनता पार्टी से 2017 में मांग रहा था। यहीं पे ओम माथुर जी और इसी घर पे वो सब आए, सब बात हुई, सब हो गया। बीच में कुलदीप सेंगर जी पार्टी में आ गए भाजपा में, तो मेरा टिकट कट गया। तो मैं फिर बहन जी से मिला करीब 6 महीने, चुनाव के 6 महीने पहले। तो मुझे टिकट वहाँ से मिली, मैं लड़ा और मेरी जाति ना होने के बावजूद भी वहाँ 45 साल से सपा की सीट है, वो पूर्वा विधानसभा समाजवादी पार्टी की सीट है। जब से आज़ादी हुई है, और उससे पहले कांग्रेस थी आज़ादी के बाद से, फिर सन मुझे लग रहा है कि एक बार निर्दलीय भी प्रत्याशी गया, फिर समाजवादी पार्टी। हाँ, एक बार माननीय पंडित हृदय नारायण जी निर्दलीय जीते, फिर उसके बाद वो समाजवादी से 3 बार जीते, फिर 4 बार उदयराज जी जीते। तो वहाँ बड़ा टिपिकल था। लेकिन फिर भी देखिए कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 2017 में आंधी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन फिर भी मैं जीत गया। पूरे प्रदेश में 18 एमएलए बने, उसमें मैं भी बन गया। अवध क्षेत्र में 2 ही सीटें मिली, एक सीतापुर थी और एक उन्नाव जिले की थी। तो मैं बसपा से एमएलए बन गया। लेकिन जब मैं बसपा में काम कर रहा था, देखो पार्टी वो भी अच्छी है, अच्छी थी। बहन जी को जो दबे कुछ शोषित, वंचित, परेशान लोगों की मदद करने में वो काफ़ी सक्रिय रहते थे। लेकिन वहाँ भी बहुत मुझे देखना पड़ा कि बड़ा मामला ठीक नहीं है। तो उन्होंने फिर बीच में जिनके खिलाफ हम चुनाव लड़े थे, उनसे गठबंधन 18 में करना शुरू हो गया 19 के चुनाव में। तो 18 नियर अबाउट उसी बीच मैंने बहन जी से मुलाकात की और मैंने कहा, मैं बहन जी आपकी पार्टी में अब नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं जिसको हरा के आया हूँ, जिस माफिया राज को ख़त्म करके आया हूँ, वहाँ से अब मुझे आपके साथ, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपकी पार्टी में नहीं रहूँगा। आपने ऐसे ही कह दिया? हाँ, ऐसे ही मैंने बहन जी से कह दिया। फिर बीच में चुनाव हुआ, एक मुझे लग रहा 18 एंड में राज्यसभा का, तो क्रॉस वोटिंग। हाँ, तो फिर मैंने उसमें अपनी, क्योंकि मेरी विचारधारा तो गरीब, कमज़ोर, असहाय, परेशान, मेरा नारा पहले से था। भारतीय जनता पार्टी का तो नारा सबका साथ, सबका समाज, सबका विश्वास, सबके प्रयास वाला है। और मेरा जब मैं शुरू किया था आज के 15 साल पहले, शिक्षित, संगठित, सुखी समाज और नहीं चलेगा जातिवाद, ये मेरा अपना नारा था, समता मूलक समाज के हिसाब से। तो मैं भाजपा में आ गया। तब से भाजपा में काम कर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, उनका काम करने का स्टाइल मुझे पसंद था। कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदारी से काम कर रहा है। कठिनाइयाँ होती हैं ईमानदारी से करने में, और ईमानदारी मुझे लगता है कि सबसे टिपिकल जंग है। स्वयं से स्वयं को लड़ना होता है, तो वो जीवन हर कोई नहीं जी पाता है। तो उनके डिसीजन, उनकी जो कार्य करने की क्षमता, कार्यशैली, ईमानदारी से बोल्डली डिसीजन लेना गरीब, कमज़ोर, दबे कुचलों के लिए, तो मुझे लगता मुझे पसंद था। तो मैंने उनको ज्वाइन किया। फिर तब से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा महसूस होता है। माता रानी ने मुझे चुनाव से पहले ही सब कुछ दे दिया था, तो इसलिए मैं बहुत उनसे बहुत मतलब प्रेरित हुआ एक प्रकार से।
बिल्कुल, मातृशक्ति से मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा आपका लगाव है। आपने काम को, मैं धीरे-धीरे अब आपके करियर की ओर बढ़ रहा हूँ, फिर मैं राजनीतिक परिदृश्य में भी आऊँगा। आपने कहा आप पहले बीएसपी में थे, बीएसपी भी दलितों, वंचितों और शोषितों की बात करती है। बीजेपी की बात मैं अगर करूँ तो बीजेपी भी अंत्योदय की बात करती है कि अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को उसका हक मिले, न्याय मिले। तो वहाँ पर कार्यशैली कैसी पा रहे हैं और यहाँ पे कार्यशैली कैसे पा रहे हैं? एक्चुअली वहाँ तो मुझे राजनीतिक बहुत दिन तक मैं नहीं रह पाया। मैं बीएसपी में मुझे लगता है 9-10 महीने रहा हूँगा, और मैं नियर अबाउट करीब 10 महीने रहा हूँ बीएसपी में। लेकिन मैं जानता था, देखता था उनका कार्यशैली, उनकी कार्य करने की क्षमता, बहन जी की डिसीजन मेकर वो भी बहुत अच्छी थी। तो उनको मैंने जो है देखा था, तो मुझे, क्योंकि मैं चाहता तो सपा से भी टिकट ले सकता था 17 में। अच्छा, मतलब हर पार्टी के ऑप्शन खुले थे आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं खुले थे। राजनीति में विचारधारा महत्वपूर्ण है। कभी कभी अपने आपस के भाइयों से भी विचार नहीं मिलता है। अगर विचारधारा आपकी सही है तो विचारधारा के अकॉर्डिंग पार्टी मुझे भाजपा, अंत्योदय और बहन जी की पार्टी, जो गरीब, कमजोर, दलित, शोषित, वंचित। देखिए, जो हमारी जाति है, क्षत्रिय जाति, पहले तो संविधान नहीं था, आज के 75 साल पहले ना आर्मी थी। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर समाज के लिए ही लड़ाई लड़ते थे, मुगलों से, अंग्रेजों से, सभी मिलकर, जाति धर्म के लोग मिलकर नेतृत्व करते थे हम लोग, और जाके लड़ाई लड़ते थे। किसके लिए? परेशान, जो भी दलित, शोषित, वंचित लोग हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते थे। तो लड़ाई, हमारे पूर्वज तो लड़ते लड़ते मर जाते थे। हमारी जो माताएं, हमारे जो वो थे, वो लोग भी आग में कूद कर, उसमें सती प्रथा चलती थी, उसमें अपना बलिदान देती थी। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस पर पहले से ही काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं। देखिए, क्षत्रिय होना और ठाकुर होने में अंतर है। लेकिन जिस क्षत्रिय ठाकुर की बात ना करके, और अब हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उन्होंने सार्वजनिक मंच से साफ तौर पर कहा, अब हमें ये जातिगत राजनीति नहीं करनी है, ये दलगत राजनीति नहीं करनी है। अब जातियां हैं तो सिर्फ, चाहे वो बात करें विकास की बात करें, और बात करें महिलाओं की बात करें, बात करें बेरोजगारों की बात करें, बात करें किसानों की, तो अब इन जातियों पर बात होगी। तो कहीं ना कहीं अब आपकी जो राजनीति है, इन पर कहीं ना कहीं इर्द गिर्द है, फोकस है पूरा। देखिए, मैंने बताया ना, मैं जाति पे नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग लड़ते थे उन्हीं के लिए जो गरीब, कमजोर। आज क्या है, मीडिया को दिखाना चाहिए कि बाबा साहब का जो सपना था, जो आज मोदी जी पूरा कर रहे हैं, कि महिला, युवा, बुजुर्ग, किसान, इनके लिए काम करना था। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, उनके पास मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा है? कि जाति जनगणना होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं विरोध हो रहा ना बाबा साहब का। जो संविधान की बात करते हैं, तो उनको तो ये नहीं करना चाहिए। क्यों जाति में ढकेल रहे हैं? फिर क्यों? बाबा साहब का सपना था कि आज के 25-50 साल बाद एक समता मूलक समाज बनेगा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। लेकिन उसको ये क्यों बढ़ावा दे रहे हैं राजनीति में आकर? अखिलेश जैसे लोग और राहुल गांधी जैसे लोग, आपने देखा होगा, हर समय हर क्षण जाति जनगणना की मांग करते हैं। क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी है? जहाँ एक तरफ संविधान कहता है कि जाति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, कोई जाति होना नहीं चाहिए, या तो हिंदू या तो मुस्लिम, सर्व समाज के लोगों का व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये प्रतिद्वंदिता क्यों है? इसलिए मैंने अपनी छतरी वाली बात कही। लेकिन मुझे लगता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की जब हम परिपाटी की बात करते हैं, तो विपक्ष की भी उतनी खूबसूरती होती है लोकतंत्र में जब उसकी भी बात। आपने अखिलेश यादव की बात की, अब कली की बात करें, लगातार अखिलेश यादव भी सार्वजनिक मंच से बीजेपी पर निशाना साधते हैं। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के बात करें, वो कहती है कि ये महिला आरक्षण बिल तो ले आई, लेकिन कब लागू होगा? जब नए परिसीमन की बात होगी, जब जनगणना होगी, तो जब जातिगत जनगणना होगी और लगातार परिसीमन को लेकर के चर्चा होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं लागू होगा। तो सवाल इसलिए कहीं ना कहीं उठता है, विपक्ष भी सवाल उठाता है। नहीं, विपक्ष सवाल उठाए विकास के जी। विपक्ष नीतिगत बात करे, नीतिगत बात नहीं करता है। उसको जो कंफर्ट जोन लगता है उस पर वो बात करता है। हमारा कोई विरोधी है, वो विरोध करता है तो मैं उससे नाराज नहीं होता हूँ।
अगर वो नीतिगत बात करता है तो अनिल सिंह का विरोध कर सकता है कि भाई ठीक है, उनका आचरण ठीक नहीं है, विकास नहीं किए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों पर अगर विपक्ष बात करता है तो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं और तैयार रहते हैं। लेकिन इनका ही राज तो 75 साल था। आप देखिए, आज 10 साल से ही तो हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। 10 ही साल तो हुए हैं। 10 साल से पहले से कांग्रेस थी 55 साल। हमने शुरुआत की है कि हम एक भारत को ऐसे ऊंचाइयों पे ले चलेंगे जहाँ पे नारी का सम्मान होगा, किसान का सम्मान होगा और तमाम ऐसे जो धर्म है सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। और हम विज़न, जैसे सपोज दैट कि हम इस घर को बनाए हैं तो इस घर में हम ये सोचेंगे ना कि ये ड्राइंग रूम इधर होना चाहिए, गाड़ी खड़ी हमारे पास आने वाला कोई नहीं है, गाड़ी नहीं है, लेकिन गाड़ी खड़ी करने की जगह तो बनाएंगे ना। देश को हम कैसे बनाएंगे? देश को कोई नारी अधिनियम बंधन जो आपने हमसे जिक्र की, नारी शक्ति बंधन का जो बिल लाए हैं, इसीलिए तो लाए हैं ना। पहले नारियों को क्या समझते थे लोग, आज लाए हैं, शुरुआत किए हैं। गणना होने जा रही है कि कहाँ महिला ज़्यादा है, कहाँ क्या किसका कितना परसेंटेज है, उसी हिसाब से तो देंगे, लेकिन जाति के हिसाब से थोड़ी देंगे। ये तो एक जैसे पुरुष और महिला, इन दो चीज़ों पे बात हो रही कि कहाँ महिलाओं का कितना कोटा होना चाहिए और कितना किसका होना चाहिए, तो ये महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल जिस तरीके से अनिल जी आप सवालों के जवाब दे रहे हैं और उत्सुकता बढ़ती जा रही है, और आपका जो बिंदास, जो बेबाक अंदाज है, जो मैं पढ़ा करता था जब मैं गूगल पे जब आ रहा था जब इंटरव्यू करने, तो कुछ आपके बयान बहुत वायरल हो रहे थे। तो मैंने सोचा था कि मैं आज अनिल जी के पास जाऊंगा और ख़ुद ही पूछूंगा कि आखिर वो जो अधिकारियों पर जिस तरीके से शिकंजे की बात की जा रही थी, तुम्हारी कुर्सी वाला बयान, वो मैं आज ज़रा आपसे खुद जानूंगा वो हकीकत क्या थी विकास भवन की। एक्चुअली क्या है कि लगातार अधिकारी जो हैं वो प्रोटोकॉल भूलने लगे थे। आप, मुझे लगता है कि लंबे समय में जाएंगे जब, तो एक नेता का एक प्रोटोकॉल था संविधान के तहत। ये सारी ताकतें हमको संविधान ने दी है, किसी के हाथ पैर जोड़ने से या किसी के कहने से नहीं मिली। ये जो विधायक, एमपी, एमएलए और मंत्री, मुख्यमंत्री को व्यवस्था जो है ये संविधान ने दी है। लगातार जिस तरीके से संविधान का ये लोग वो कर रहे थे कि आप अधिकारी हो, एक कटसी बंसी है कि हम 1.5 लाख लोगों से वोट लिए हैं, 1,38,000 हमको वोट मिला है, तो 1,38,000 लोगों ने अपना पावर हमको डेडिकेट किया कि भाई आप देखो मेरा काम, हमको राइट दिए हैं अपने सिग्नेचर करके मत के द्वारा। तो तब हम वहाँ पे प्रोटोकॉल में आ गए। हम लगातार उनकी कार्यशैली देख रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। हम लोग क्या होता है कि पढ़ते हैं हर चीज़। जैसे हमने विधानसभा की नियमावली पढ़ डाली, हमने संविधान के, जब हम राजनीति में आए तो हम संविधान के तमाम ऐसे, जिसकी मूल प्रस्तावना में हम भारत के लोग का जिक्र सबसे पहले, तमाम चीज़ें हमने उसकी पढ़ी। इसी गीता की तमाम चीज़ें पढ़ी। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कंटेंट, हम उसको ढूंढते हैं। तो उसी हिसाब से मुझे जो मिला प्रोटोकॉल का कि एमएलए पहुँचे तो आप सम्मानित खड़े होकर स्वागत करिए और बैठाइए और उनकी बात पूरी सुनिए। होना ना होना मैटर, बट क्या ना, इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था तब मैंने पूरी बात उन्होंने चलाई नहीं। मेरा जो शायद पूरा चलेगा, अच्छा, तो एडिट हो गई। हाँ, एडिट करके क्या है ना कि भाई देखिए सबको मसाला चाहिए, सही बात कोई दिखाता नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी समझ लीजिए। आज आपको मौका मिला इस कार्यक्रम के जरिए, मैं आपने धन्यवाद अपनी बात देता हूं, रखी। मैं धन्यवाद देता हूं आलोक जी आपको कि आपने कम से कम मेरी बात पूछी। तो मैंने कई बार जारी कराया, मैंने चीफ सेक्रेटरी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ये बेकार है, फोन नहीं उठाते हैं तमाम लोग, क्योंकि उनकी 50 साल से आदत पड़ी है। अच्छा, उसके बाद ये तो बताइए खबर का असर हुआ कि नहीं? मतलब खूब दोबारा असर जब हुआ। गए अनिल जी तो सब अधिकारी सबकी खूब कुर्सी असर सामान हुआ, दी। खूब असर हुआ। हमने कहा कि विधायक अनिल सिंह यहाँ आए हैं, ना कि अनिल सिंह आए हैं। अनिल सिंह हो सकता है कि डीएम से मिलने के लिए टाइम मांगे, डीएम टाइम नहीं दे सकता है, लेकिन जहाँ एमएलए अनिल सिंह आए हैं, जहाँ 1,38,000 लोगों ने हमको आशीर्वाद देकर, अपना वोट देकर, मत देकर आपके पास काम के लिए भेजा है, हमको डिप्यूट किया है, तो आप
बिल्कुल सम्मान करेंगे, मेरा नहीं, मेरी जनता का। 1,38,000 लोग आपके पास खड़े हुए हैं मेरे धूप में, तो आपको सम्मान प्रोटोकॉल के तहत देना पड़ेगा। देखा 4-5 IAS कुर्सियां लगाए बैठे हैं बड़ी बड़ी, तो अब क्या है कि 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, यही प्रक्रिया बढ़ती जा रही। कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा कि मीडिया चला देगा, ये फलाने चला देंगे। हम अपनी बात रखते हैं, मीडिया चलाए या कोई चलाए, सही बात को उठाने के लिए मेरे अंदर क्षमता रहती है, मैं सही बात बोल देता हूँ। इसी में लोग कहते हैं कि अनिल सिंह बोल तभी मैंने कहा बेबाक अंदाज जो आपका बोलने मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आया हूँ जी जी, कि हमको पैसे चाहिए, हमारे पोता पोती बड़े हो जाएं तो अमीर हो जाएं, हीरे जवाहर गाड़ के रख लें घर में। मेरी औकात से, मेरी क्षमता से माँ जगत जननी जगदम्बिका ने, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मुझे बहुत कुछ मिला है। मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन संस्कार दिए हैं, धन रूपी संस्कार है जिससे मैंने सब हासिल किया है। मेरे पास सब कुछ है, चुनाव लड़ने से पहले ही सब कुछ था, अभी तो मिट रहा है थोड़ा थोड़ा। बट क्या है महत्वपूर्ण, तब मैंने उनसे कहा था कि यहाँ MLA अनिल सिंह आए हैं, विधायक अनिल सिंह आए हैं, तो आपको सम्मान देना पड़ेगा। कुर्सी बड़ी, अब बताइए विधायक को प्लास्टिक की कुर्सी दे रहे हो, तो तमीज़ है तुम्हें कि नहीं है? प्रोटोकॉल क्या है? हमने प्रोटोकॉल का पाठ पढ़ा है जो संविधान के तहत, हमको किसी से मांगने से नहीं मिला है। ये संविधान के मूल उसमें है, स्ट्रक्चर में, कि MP MLA का क्या है। आज क्या है, आज जो तमाम लोग दिखावा करते हैं, भाई आप बताइए 4 लाख लोगों का काम करने के लिए, मैं आपके चैनल के द्वारा बात उठा रहा हूं, मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए, अपनी बात रखिए खुल के कि 4 लाख लोगों का काम, 4.5 लाख वोटर है मेरे यहाँ, काम करने के लिए क्या तुम आम आदमी बनकर काम कर सकते हो कि साहेब देख लेना, प्रणाम साहेब, सुन लेना साहेब? आज बताइए कि 4 लाख लोगों का काम करने की जिम्मेदारी मैंने ली है। मुझे अलग से टाइम नहीं मिलेगा, अलग से व्यवस्थाएं नहीं होंगी, तो मैं आम आदमी बनकर, मुझे आम आदमी ही बनकर काम करना है, तो मुझे विधायकी लड़ने की क्या आवश्यकता है? आम आदमी बनकर जाऊंगा, दरवाजे खड़ा रहूंगा, DM के, SP के दरवाजे खड़ा रहूंगा, जब मन होगा बुला लेगा, जब मन होगा भगा देगा। हम क्यों MLA बने हैं? धन संपदा कमाने के लिए नहीं, हम जनता को उसके मेन लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बने हुए। इसलिए मैंने कहा कि प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण है, तो अधिकारियों को मैंने ये लिए बताया, मैं किसी के यहाँ नहीं जाता। हकीकत ये थी, पूरा हकीकत ये थी जी। अनिल जी, ये मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने जो जन भावना की बात है, सेवा को लेकर के जो आपकी अंदर शुरू से ही भावना थी, और जन सुनवाई को लेकर के अगर मैं बात करूं तो आप, मैंने सुना लखनऊ से लेकर के उन्नाव तक आप जन सुनवाई कार्यक्रम में ज़रूर भाग लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो अगर आम आदमी को ज़रूरत है तो आपकी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है, तो वो कैसे ले? नहीं, जैसे हमारे यहाँ हम जनता दरबार लगाते हैं, हम समस्याएं, ऐसा नहीं कि हम जीत गए तो घर चले आए, हम जनता दरबार लगाते हैं। हमारे यहाँ 4 ब्लॉक हैं, चारों ब्लॉक में मेरे अपने ऑफिस बने हैं। ऑफिस में 5-5 कंप्यूटर लगे हैं, लोग बैठे हैं कि आप एप्लीकेशन लाएंगे, एप्लीकेशन में आप जो भी IGRS कराना हो या जो भी कराना हो, मैं बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को और प्लस तहसील दिवस के दिन मैं ज़रूर अपने विधानसभा में बैठता हूँ, जनता दरबार लगा जन सुनवाई करता हूँ कि कोई भी समस्या, और इसका रजिस्टर SDM, DM, थानेदार, CO सबके पास रखा है मेरे जनता दरबार का, कि उसमें मेरी एप्लीकेशन मोहर लगकर जाएगी, और अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई, गए नहीं, तो उस अधिकारी के लिए ठीक नहीं है। ये मेरा अपना स्टाइल है। मैंने सीधा बता रखा कि कोई जनता भटकना नहीं चाहिए। वैसे तो हमारी सरकार ने सब कुछ मुट्ठी में कर दिया है, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। आज दुनिया भी ग्लोबलाइजेशन हो गई है, माउस के एक क्लिक अब आज देखिए कि आप आलोक हैं, आलोक जी हैं, आप इतना व्यस्त रहते थे, आपके घर का बिल भरने के लिए आपके बच्चे या पत्नी या जो भी लोग जाया करती थी, कहीं नगर निगम का, कहीं मोबाइल का बिल। आज क्या है, गाड़ी में बैठे नहीं, सब कुछ ऑनलाइन व्यवस्थित हो गया। तो जब हम यहाँ तक पहुँच गए डिजिटल में, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इसी 10 साल में हुआ है, आप देखेंगे तो इसी 10 साल में हुआ है। तो मुझे लगता है कि जनता की सुनवाई महत्वपूर्ण है। हम विधायक सुख सुविधा के लिए नहीं बने हैं, हम ना सरकारी आवास लिए हैं,
ना ही हम सरकारी कोई सुविधा लेते हैं। जितनी सैलरी हमको मिलती है वो सब सैलरी निकाल के गांव में गरीबों को बांट देता हूँ। 24 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने राहत कोष से दिलवा चुका हूँ 7.5 साल में। महाराज जी मुझसे कभी कभी कहते कि यार तुम सब पैसा मेरा खर्चा करे डाल रहे हो लेकिन वो कभी रोकते नहीं हैं। उनकी एक खूबी है कि जैसे किसी का इलाज होना, उन्होंने कह रखा कि 3 दिन के अंदर पैसा उसके अस्पताल पहुँच, और नहीं पहुँच रहा तो अस्पताल में वो एडमिट हो, वहाँ का हॉस्पिटल देखे, पैसा हम बाद में भेजेंगे। मतलब मुझे लगता है कि आज की डेट में इतना सब कुछ हो रहा है तो मैं क्यों ना उनसे प्रेरित हूँ। जिस जो काम के लिए नहीं, पैसा कमाना तो मुझे लगता है कि चुटकियों का काम है। पैसा तो हम लोग कमा ही रहे थे, पैसा मैटर नहीं रखता है। हम जब मरे, मेरी इच्छा है कि जब हमारी आत्मा की शांति मिले, जब हम मरें तो लाखों लोग रोएं कि कहें कि कोई अच्छा व्यक्ति था जो गरीब के लिए लड़ाई लड़ता था, कमज़ोर के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए, दलित, शोषित, वंचित के लिए, कमज़ोरों के लिए लड़ाई के लिए आवाज़ उठाता था। और सही बोलता हूँ, चाहे लखनऊ के बैठे अधिकारी हों या चाहे हमारे ज़िले के अधिकारी हों। जैसे मेरे मीडिया मित्रों ने मुझसे पूछा कि क्या आप कहते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो मैंने कहा मेरी तो सुन रहे हैं। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपना कोई काम नहीं। महाराज जी कई बार मुझसे पूछे कोई अपना काम हो, हमका मेरा कोई काम नहीं। और मुझे लगता है कि जो चाहिए था जनता को, लमसम 60% हम लोग उस पर पहुंच चुके हैं इन 7.5 सालों में। और समय मिलेगा तो बिल्कुल सही कर दूंगा एकदम। आप समझ लिए कि मैं क्या बोल सकता हूं जिससे मेरे बिल्कुल, आपको शायद ज़्यादा बोलने की, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके मनोभाव को और जो सेवा भाव है उसको साफ तौर पर देखा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। बड़ी बात आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कभी भी कोई फाइल नहीं रोके, उन्होंने सेवा भाव को, तो यही चीज़ें मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं आपको कौन सी ऐसी चीज़ उनको लगता है जो एकदम क्लिक करती है महाराज जी की? ईमानदारी। उस व्यक्ति में ईमानदारी है, और ईमानदारी के साथ जीने वाला व्यक्ति कठिनाइयों में, विरोधियों के निशाने पर और नाना प्रकार की कठिनाइयों से उसको सामना करना पड़ता है। और मैं उनकी ईमानदारी, डेडिकेशन जो उनका है, जो जनता के प्रति उनका लगाव है, मेरी तो बहुत देर देर तक बात होती है। हो सकता है लोगों को 5 मिनट का भी समय न मिलता हो, मुझे 15-15, 20-20 मिनट का समय देते हैं और पूरी बात मेरी सुनते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ जनता की ही बात उनसे करता हूं और मैं एक व्यक्ति की बात नहीं करता हूं। हमेशा मैंने पॉलिसी पे बात किया। जैसे ये राशन का जो काम था, मैं जब पहली बार विधायक बसपा से बना तो मैंने राशन पे उठाया प्रश्न। मेरे देखा होगा आप विधानसभा के पटल पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने उठाया होगा तो बीएसपी की तरफ से हमने, अनिल सिंह ने राशन प्रणाली पे उठाया। और आज सुधार देखिए जी, एक गरीब आदमी का राशन हड़प लिया जाता था, राशन माफिया बेच लिया करते थे और उसका कोटा पूरा ख़त्म कर दिया करते थे। तो उसमें मैंने उठाया कि क्यों ना इसको ऐसा व्यवस्थित कर दें ताकि आदमी को बिना जानकारी के उसका कोई भी राशन बेच न पाए। आज देखिए कितनी बढ़िया प्रणाली है। अभी तो मैंने और इस पे सुझाव महाराज जी को दिया था कि मुझे लगता है कि आपको महाराज जी एक एक व्यक्ति का अंगूठा लगवाना चाहिए। और आ गया आदेश कि हर व्यक्ति का अंगूठा लग रहा है और अंगूठे में आज 5 किलो राशन खारिज हो रहा है। नहीं पहले क्या करते थे, 5 यूनिट पे भी 1 यूनिट नहीं देते थे। तो बहुत सी चीजें सुधार किया महाराज। बिल्कुल, चीजों में कहा जा सकता है कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी एक तरीके से आ रही, जिस तरीके से काम हो रहा है और उसका असर भी जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। आपने कहा माननीय योगी जी से आप 5 मिनट नहीं बल्कि 15-15 मिनट तक मिलते हैं, तो उस 15 मिनट के दौरान क्या कुछ विकास को लेकर के आगे का रोड मैप, लेआउट किस तरीके से, क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कहा हो योगी जी ने हाँ अब इस पे काम होना है? नहीं, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे मन में, मेरे भाव में, मेरे उसमें एक चल रहा था कि हम इस पूरे क्षेत्र को एक SCR में डेवलप करें। ये मैं सबसे पहले आज का मुझे 18 चल रही है, बिल्कुल NCR की तर्ज पे। हाँ, NCR नेशनल कैपिटल रीजन, स्टेट कैपिटल रीजन, कि हम जब इसको अथॉरिटी में ले जाएंगे तो हमें सुविधाएं बढ़ेंगी। 4 जिलों को उन्होंने जोड़ दिया, अभी अथॉरिटी भी बना दिया। ये मैंने ही महाराज जी से कहा था
जब मैं 18 में जीता था, सुझाव दिया था कि महाराज जी जो है आप इस पे काम करिए और ये 4 ज़िले अगर आप उठा लेंगे तो मुझे लगता है कि लखनऊ का विस्तार होगा। और महाराज जी को एक बात और मुझे अच्छी लगी, और मैंने जब कहा तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं बिजनेसमैन रहा बनिया, तो बिजनेसमैन होने के नाते मैंने कहा महाराज जी यूपी का विकास तभी हो सकता है जब यहाँ बिजनेस बढ़े। अदरवाइज यूपी और बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम के लिए, भैया लोग बोले जाते हैं यूपी वाला है, यूपी वाला है। उनकी जो पहचान है, आज पहचान देखिए कैसी हो गई कि यूपी है, यूपी से आए हैं भाई, योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ब्रांड है एक। यूपी में है दम, जुर्म है कम। तो बाबा एक ब्रांड बन गए हैं। बाबा देखिए आज क्या है, उनको पीछे क्यों कोई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जनता के दिलों में वो बैठे हैं। नेता विरोध कर सकता है, व्यक्तिगत मेरा लाभ स्वार्थ नहीं सिद्ध होगा तो मैं विरोध कर सकता हूं, लेकिन उनका कहना है कि कोई विरोध करे, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हट जाएं, लेकिन हम वही करेंगे जो जनता के हित में होगा। तो मुझे वो पसंद है, इसी बात से ली, और मैं भी यही बोलता हूं। मैं तो अच्छा, ये तो पसंद की बात हो गई, कभी आलोचना भी हुई है या कभी बहुत टाइट किया है कि अनिल ये तुम्हारी शिकायत आ रही है, ये काम देखो होना था, हुआ नहीं अभी तक? ऐसा फिलहाल मैं रियली बता रहा हूँ, कोई आपके माइक पे नहीं नहीं, बिल्कुल मैं दिल से बात कर रहा हूँ, इसीलिए आप जवाब दे रहे हैं। कभी उन्होंने मुझे डांटा नहीं, मैं रियली, आप कभी महाराज जी से भी आप लोग टीम मिलेगी तो पूछिएगा, कभी उन्होंने नहीं डांटा। हाँ, मैंने ये जरूर कहा जब 22 में मैं जीता तो मैं मिलने गया, मुझे बुलाया महाराज जी ने, क्योंकि उस समय वो कह रहे थे टिकट आप इधर से नहीं उधर से कर लो, ये बड़ी टफ विधानसभा है, फिर दोबारा भाजपा कभी जीती नहीं 45 साल से, आप यहाँ से भगवान नगर से लड़ लो। हमने कहा नहीं, हम लड़ेंगे वहीं से। आपको अपने काम पे विश्वास था? काम पे विश्वास था, वहाँ की जनता पे, वहाँ के लोगों से। वहाँ सबसे ज़्यादा पसंद मुझे करता है एससी और बैकवर्ड, बाहुल्य सीट है तो मुझे पसंद करता है। वो लगता है कि ये विधायक जो कहता है और मैंने अपनी राजनीतिक दौर में झूठ नहीं बोला, तो महाराज जी हमेशा कभी मुझे मैंने ये भी कहा महाराज जी आपकी कृपा से हम जीत गए, जब मैं उनसे मिलने गया 22 के बाद। तो नहीं, तुम्हारा संघर्ष है। मेरे यहाँ मीटिंग करने गए थे चुनाव से पहले, मतलब एक दिन शॉर्ट नोटिस में मैंने मीटिंग कराई थी, 1 लाख आदमी था। मोदी जी भी मेरी विधानसभा में मीटिंग में गए, 3.5 लाख आदमी था वहाँ पे। मोदी जी भी प्रसन्न हुए कि कौन एमएलए है भाई इतना, कि जो इस तरीके से जनता बुला लेता है। तो मुझे लगता है कि महाराज जी ने कभी मुझे डांटा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि काम पर, आप काम के बिंदुओं पर ही बात करोगे तभी वो इम्प्रेस होते हैं और तभी उस पर आपको टाइम बढ़ाते हैं। अदरवाइज तुम इधर उधर की बातें करोगे तो फिर टाइम घटा देंगे वो, फिर ठीक है बात करेंगे। और अनिल सिंह जी इस मामले में है कि कट टू कट बात करते हैं? हाँ, हम लोग सिर्फ बिजनेस उस पर, जो कैसे व्यापार बढ़े यहाँ का, कैसे लोगों को रोजगार मिले। देखिए क्या ना, वेलफेयर स्कीम हम कब तक देंगे, देश की इकोनॉमी ढह जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट लोग ज़्यादा हो जाएं। जैसे किसी को घर देने से अच्छा किसी को नौकरी दे दी जाए तो उसको वो अपना घर बना लेगा। फ्री में कब तक देते रहेंगे? तो इसका एक दौर ऐसा आएगा, चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे माननीय योगी जी हों, उनका कहना है कि हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में लोग डिपेंडेंट हो जाएं अपने ऊपर। बिल्कुल, आपने सेल्फ डिपेंडेंट की बात की है, और एज ए यूथ जर्नलिस्ट मेरा सवाल युवाओं को लेकर ही है, चाहे वो रोजगार से जुड़ा हो या फिर आगामी जो कमिंग अप जो योजनाएं हैं। योगी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर पूरा सब कवर करेगा। तो वहाँ पर उस कॉरिडोर को और विकसित करने के लिए वहाँ पर जो साइड में है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स वाले हों और रोज़गार बढ़े, उसके लिए क्या योजनाएं हैं? और अभी मुझे थोड़े दिन पहले मनोज सिंह जी भी ने वहाँ पर गए थे, वहाँ पर योजनाओं को उन्होंने देखा किस तरीके से, जो और बाहर की भी कई फैक्ट्रियाँ जो हैं वो भी आएंगे, लगाएंगे आकर के। आगे की क्या कार्य योजना है उसके लिए? देखिए, मैंने कहा ना कि आपसे फिर उससे मैं जोड़ूंगा पीछे वाले सवाल से। हाँ, मेरी विधानसभा सबसे ज़्यादा इससे लाभान्वित हो रही है। मेरी विधानसभा जहाँ गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है, बिल्कुल, जहाँ पे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे निकल रहा है, और सबसे खूबसूरती बात है कि मेरी विधानसभा का ही क्षेत्र लॉजिस्टिक में घोषित हुआ है। ऑलरेडी मेरी विधानसभा में फैक्ट्रियां हैं दही चौकी से, लेकिन फिर भी सोनिक एरिया पड़ता है, एक सोनिक मुर्तजा नगर, जहां गंगा एक्सप्रेसवे उतर रहा है और चढ़ रहा है कानपुर रोड से, वहां पे पूरा एक कॉरिडोर बना रहे हैं। और ये जो लखनऊ से और कानपुर जा रहा है, इसमें भी दोनों तरफ वेयर हाउस, तमाम नाना प्रकार की फैक्ट्रियाँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, होटल रमांडा,
तमाम ऐसी फैक्ट्री मेरी विधानसभा में लग रही। आप समझ लीजिए कितनी मैं बताऊं कि क्या कह सकता हूं इसके लिए। जो मेरा ड्रीम था नियर अबाउट, थोड़ा हम ये तो नहीं कहेंगे क्योंकि व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, हर व्यक्ति आपसे संतुष्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। और जीवन इसलिए इतना लंबा होता है, इसीलिए कोई 70 साल, 75 साल, 65 साल, 80 साल, 90 साल तक जीते हैं। जब तक जीते हैं तब तक संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो हम संतुष्टि में बहुत विश्वास नहीं करते हैं कि फलाने संतुष्ट हो जाएं, जनता संतुष्ट हो जाए। मुझे लगता है जितने संतुष्ट हैं मेरे लिए अचीव है, और वो मुझे समझते हैं, वोट भी देते हैं। मुझे वोट 52-53% मिला था पिछले 22 के चुनाव में, उसके पहले भी मुझे 50 के ऊपर मिला। तो मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट है, और तमाम व्यापार हमारी विधानसभा में विकास के हुए हैं। यानी कि एक विकास से कहा जाता है कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है और आप लगातार उसमें तत्पर हैं। जिस तरीके से जो आपकी पूर्वा विधानसभा सीट है, जहाँ की जनता ने आपको किस तरीके से मैंडेट दिया, आपने अगर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर कोई बड़ी योजना के तौर पर अगर कहें तो वो गिनाने के लिए कौन सी ऐसी योजना है? देखिए, पहली बात तो मेरी विधानसभा लखनऊ से लगी है। सरोजिनी नगर के बाद सोहरा मऊ कभी गए हों तो आनंदी वाटर पार्क और ये मोहनलालगंज की तरफ से और जितना है ये सब मेरी टच में है। लखनऊ और मेरा एक ही है, मेमोरा स्टेशन के पीछे वाला गांव मेरा है, मेरी विधानसभा। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जैसे गांव की कहावत में दिए की तरह नीचे अंधेरा हो जाता है, तो वहाँ क्या था, जनरल जैसे छोटा मोटा व्यक्ति कोई खाता पीता था, तैयार होता था, तो वो लखनऊ शिफ्ट हो गया, या तो रायबरेली चला गया, या तो फिर उन्नाव या कानपुर शिफ्ट हो गया। वहाँ विकसित और विकास का कोई नाम नहीं था, रोडें नहीं थी, रातों रात लूट लिया करते थे। जैसे आप रात में पहुँच गए कभी 12 बजे के आसपास, तो रात में लूट लिए, 8 बजे के बाद लूट लिए। अब आप बताइए, लखनऊ से लगा हुआ जिला था और लखनऊ से लगी हुई विधानसभा है। मैंने वहाँ पे पहले तो सबसे बड़ा काम किया, सारी रोडें चौड़ीकरण कराई। 350 करोड़ की जो मोहनलालगंज से मौरावा पुरवा दही चौकी जाती है, उसके बाद मैंने सोहरा मऊ से अचलगंज और गंगा एक्सप्रेस तक मिलवाया। तमाम कम से कम 3000 करोड़ की रोडें मैंने बनवाई क्षेत्र में। और रिटर्न गिफ्ट में बात कर रहा हूँ, 835 मजरे ऐसे थे जहाँ बिजली ही नहीं थी आज़ादी के बाद से, मैंने बिजली पहुँचाई। सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, बट क्या ना, हम सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में, हम जानकार हैं तो अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं कि सही अगर कोई व्यवस्था आनी तो पहले मेरे यहाँ लगाओ। जो बिजली सौभाग्य योजना से चालू हुई थी वो मेरी विधानसभा, मेरे उन्नाव जिले से चालू हुई थी। तो मुझे लगता है कि रिटर्न गिफ्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ें, 835 मजरे जहाँ विद्युतीकरण, 3000 करोड़ की रोडों का जाल बिछाया, चौड़ीकरण कराया, प्लस हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं थे, मैंने 2 डिग्री कॉलेज बनवाए, 2 थाने, 5 चौकी, और मतलब जितने पर्यटक स्थल, जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं 4-5 बड़े बड़े, मेरी बॉर्डर पे आप देखे कभी गए हूँ, भौरेश्वर मंदिर है, वहाँ 4 करोड़ रुपया मैंने दिलाया। फिर मैंने बिल्लेश्वर मंदिर में करीब 2-3 करोड़ दिलाया सौंदर्यीकरण के लिए। माता के मंदिर कई हैं ऐसे 4-5 जहाँ हमने दिलवाया। करीब लगभग मुझे लगता है कि विधानसभा में, आप सबको तो मैंने कहा ना कि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, सगा भाई भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, पत्नी भी नहीं हो रही है, तो उसके चक्कर में जो पढ़ा तो वो सब टेंशन में जिएगा ज़िंदगी। अच्छा काम ये है कि आप अच्छा काम करोगे, नीयत साफ रखोगे तो बरकत होगी। बिल्कुल, नियत साफ की जिस तरीके से आप लगातार बात कर रहे हैं, और आपने मातृशक्ति की बात की अनिल जी ने, मैंने सुना है कि आप माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं और उनकी अनुकंपा आप पर हमेशा यूं ही बरसती है, और मैं ये देख भी रहा हूँ और आपसे बातचीत के दौरान भी पता लगा। तो एक ख़ास नवरात्र में आप कुछ अनुष्ठान वगैरह करते हैं, मैंने ये भी सुना है, तो मेरे दर्शक जानना चाहेंगे ज़रा। एक्चुअली बहुत आप बड़ी बात पूछे, मैं सदैव मंच से कहता हूँ कि मैं शायद किसी लायक नहीं हूँ, ये आपका बड़प्पन है। मुझे लगता है मुझ में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, आपकी उदारता है। लेकिन माँ जगत जननी जगदम्बिका ने धरती पर वो हर चीज़ मुझे उसमें दिया है, नवाजा है। मैं एक बहुत ही गरीब किसान का बेटा हूँ जिसके नाम से 3 बीघे खेती है, 3 बच्चे हैं, और मेरे फादर जो है गांव में रहते हैं। लेकिन माता रानी ने, मेरे रहने को घर भी नहीं था, तो मेरी माता रानी, मैं माँ का भक्त हूँ। पहले तो मैं अपनी माँ को मानता हूँ, मेरी माँ यहीं रहती हैं और
मतलब अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा मानता हूँ, ये मैं पत्नी से भी बोल रखा हूँ कि सबसे ज़्यादा किसी को मानता हूँ तो इस माँ को मानता हूँ जिसने मुझे पालने के लिए पूरा जीवन खपा दिया। तो मैं माँ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, सूक्ष्म, मैं मतलब सबसे कंपेयर नहीं कर सकता हूँ अपनी तरफ से। एक एक समझ लीजिए कि बहुत सरसों का जैसा दाना है जो दिखता नहीं, सूक्ष्म जिसको कह सकते हैं, मैं माँ का भक्त हूँ। और माँ ने मुझे दिया बहुत है, डिजर्व नहीं, मुझे भी नहीं लगता कि मैं कैसे, जहाँ रोड ना हो, 20 किलोमीटर तक जाने आने का कोई रास्ता ना हो, जहाँ से उस गांव से निकलकर सवारी कोई जाती ना हो कहीं, वहाँ से निकलकर लखनऊ जैसे शहर में नाम टॉप 10 में करना, प्लस पूरी उत्तर प्रदेश में एमएलए बन जाना, और एमएलए में भी 403 में डिफरेंट करीब 100 एमएलए होंगे तो नाम जरूर आता होगा। तो मुझे लगता है कि जो भी मिला है वो माँ की कृपा से मिला है। मैं माता का भक्त हूँ। हर साल करीब आज 26 साल से हर साल मैं जब पैसा नहीं था तब तो नहीं जा पाते थे, लेकिन वैष्णो माता ज़रूर जाता हूँ। हर साल दर्शन करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ, और मन में हमेशा नहाते बैठते उठते सोते जागते माँ को धन्यवाद देता रहता हूँ कि माँ ने आपने तो बहुत आपने कुछ दिया। ये माँ का पूरी तरीके से भक्तिमय माहौल कर दिया है। तो अब मेरी आपसे गुजारिश है, एक विनती है कि कोई माँ का एक अच्छा सा भजन जो पूरा ये माहौल थोड़ी भक्तिमय हो जाए, थोड़ा गुनगुना दीजिए अब हमारे मेरी दर्शकों के नज़रों लिए। में तो एक ही है, बिल्कुल बिल्कुल। और वही मेरे देखिए, बोल तो लखा जी का है। जी जी। मैंने अपने हाँ यहाँ गवाया भी था, लिखा बिल्कुल। बहुत अच्छा था, तो जी मेरे जी यहाँ गाया बिल्कुल। था उन्होंने। मेरे गांव में 1-1.5 किलोमीटर पे मेरी कुल देवी रहती है, माता जी। तो उस समय तो हम लोगों के पास व्रत के लिए भी कुछ खाने का नहीं होता था, तो गांव में से आलू भरता बन गया, आप समझते हो तो कभी गांव में रहे हों। तो चप्पल भी नहीं थे, लेकिन हर नवरात्र में 9 दिन व्रत रहकर माँ के दरबार में जाना रहता था डेली, दोनों टाइम, सुबह शाम दिया जलाने के लिए। बतासे के लिए पैसा नहीं होता था, तो मैं वहाँ मंदिर के बगल में एक तालाब है, उसी किनारे और मंदिर की तरफ देखता रहता था। माँ से कहता रहता था कि माँ, आपने इतनी गरीबी क्यों दी मुझे? ऐसा कौन सा पाप मैंने किया है, ऐसा कौन सा मैंने गुनाह किया है? क्योंकि देखिए, किसी व्यक्ति को एक पैर ना हो, एक हाथ ना हो, एक आँख ना हो, काम चल जाएगा, वो परेशान नहीं हो सकता है अगर वो धन से पूर्ण है। लेकिन गरीबी ऐसा एक श्राप है, पल पल हर क्षण हर समय आपको एहसास दिलाती है कि तुम एक यूजलेस व्यक्ति हो। और होता क्या है कि जहाँ परिवार सब बड़ा हो, परिवार बड़ा हो और परिवार में कुछ लोग अमीर हो, तो वहाँ गरीबी ज़्यादा खलती। तो माँ के दरबार में बैठकर यही गुनगुनाया करता था कि माँ, दर पे तेरे आता हूँ, तुझको अजमाता हूँ। मतलब माँ के दरबार में जाता था तो कि दर पे तेरे आता हूँ, तुझको अजमाता हूँ। तो माँ ने कहा, यार ये आदमी मुझे चैलेंज कर रहा है। माँ तो समझ जाती, और सबसे जल्दी कोई मानने वाला है, प्यार करने वाला है, गलती माफ़ करने वाला है, तो वो सिर्फ माँ है। तो माँ के ऊपर फिर मैं माँ का धन्यवाद देता रहता हूँ कि बंगला दिया, गाड़ी दी, कारोबार दिया। माँ ने मतलब समझ लो कि इतनी व्यवस्था कर दी उससे, सुन ली मेरी बात उसने, कि बंगला दिया, गाड़ी दी, कारोबार दिया, दौलत दी, शोहरत दी, अच्छा परिवार दिया, कमी नहीं छोड़ी मैया मेहर बरसाने में, कमी नहीं छोड़ी मैया। मतलब आप समझ लीजिए कि मैंने जो चाहा वो मुझे प्राप्त हुआ। जैसे एक ड्रीम होता ना, हम छोटे लोगों का ज़्यादा बड़ा ड्रीम भी नहीं होता है, लेकिन जो ड्रीम था उससे 1000 गुना ज़्यादा दिया। कि आज जिस घर में रह रहा हूँ, 5,000 स्क्वायर फीट का घर है गोमती नगर पौस इलाके में, जहाँ मेरे पास झोपड़ी नहीं थी, तो मुझे लगता कि अचीवमेंट बड़ा है। और आप देखिए कि किस्मत वाला हूँ मैं, चर्चा है जमाने में। मतलब आप जैसे मीडिया के लोग, इतने चर्चित लोग यहाँ बैठे हैं कि किस्मत वाला हूँ मैं, चर्चा है जमाने में। मतलब मैं विधायकी लड़ने गया तो जीत गया, लोग कह रहे बड़ा सा किस्मती है।
कितनी किस्मत तेज है कि उदयराज जैसे आदमी को हरा दिया इसने, जिसका 20 साल से उसका हारने का कोई जुगाड़ ही नहीं था। तो माँ ने बहुत कुछ दिया है और फिर माँ से अरदास करता रहता हूं कि कहीं ये खो न जाए मुझसे। तो चरणों का दे दे तू ध्यान मेरी माँ। तो ये महत्वपूर्ण है कि ताकि माँ मुझे कुछ गलती ऐसी जो हो जाए उसको क्षमा करते हुए अपने चरणों का ध्यान देते रहिए और मैं आगे बढ़ता रहूं, लोगों की सेवा करता रहूं और अपनी माँ को इतना सुख दे रहा हूं जो मुझे शायद उनके लिए कम हो, लेकिन मेरे लिए मेरी हैसियत से ज़्यादा है। मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना करता रहता हूं कि वो स्वस्थ रहें और जब तक मैं रहूं तब तक वो रहें। मुझे लगता है बड़ी बात है और माँ ने आज जो कुछ दिया है उसके लिए हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और मंच से बोलता हूँ मैं। आप भी कभी माँ को याद करके देखिए, भक्ति करके देखिए, तो माँ ही ऐसी हैं जो आपसे रुष्ट नहीं हो सकती हैं। पूत कपूत हो सकता है, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है। तो लोग जो अपने घर में, हम तो, हमारा एक और सपना ड्रीम रह गया है जो अभी पूरा करना है कि कम से कम 100 करोड़ रुपया लगा के वृद्धाश्रम बनाऊँ मैं, जिसमें जो अपनी माँ को निकाल दे रहे हैं, बाप को निकाल दे रहे हैं, मैं उनके घर, अपने घर पे रखूँ, अपने उस वृद्धाश्रम पे रखूँ, जहाँ पर हम उनके पास 1 घंटे 5 घंटे 1 दिन 2 दिन रह सकूँ, दवा व्यवस्था, पानी, खाना सारे व्यवस्थित करके रह सकूँ। ऐसे मेरा ड्रीम है, लेकिन अभी तो पूरा नहीं हो पा रहा जी, है। अब मुझे लग रहा है मैं राजनीतिक सवाल ना करके कुछ ऐसे सवाल करूं। अरे आपने नहीं, बिल्कुल इस आप करिए, तरीके से राजनीतिक करिए, भावनात्मक जो है वो पूरी तरीके से माहौल राजनीतिक कर करिए। दिया और संस्कारों की जिस तरीके से आपने बात की और एक युवा पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं आपको आत्मसात करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जो आज माँ बाप के साथ, बुज़ुर्ग लोगों के साथ, आए दिन एज बिंग जर्नलिस्ट मैं खबरें भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करा, उनको कहीं ना कहीं आपसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। अनिल जी, जब आपने भी शुरुआत में कार्यक्रम के एक सवाल का जवाब दिया था, आपने गरीबी का दंश देखा, वो देखा, उसको महसूस किया और हाँ, कुछ कर गुजरने की चाह शुरू से ही थी, लेकिन माँ का हमेशा साथ था आपके, उनका आशीर्वाद था। हमेशा। लेकिन माँ आपसे उस वक्त क्या कहती थी, किस तरीके से कि हाँ पढ़ो, मतलब इस चीज़ पे पूरा अडिग रहना है कि हाँ सच्चाई के रथ पथ पर हमेशा चलते रहना, वो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो माँ आपको ने 3 क्लिक बातें करती? बहुत हाँ। मुझे मेरे दिलो दिमाग में बैठाया। एक तो ईमान कभी खराब ना करना, दूसरा इन्होंने कहा चरित्र कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तीसरा उन्होंने कहा संस्कार ना छोड़ना जो मैंने दिए हैं। हीरा जवाहरात, पैसा, यश, कीर्ति, ये क्षणिक सुख है, लेकिन ये 3 चीज़ अगर अपने जीवन में जब तक जिंदा रहोगे, अगर आप आदर्श इनको मान लेते हो कि हम अपने जीवन में ऐसा ही आचरण करेंगे, तो मुझे लगता है कि सफलता आपके कदमों में चूमेगी। तो वो मुझे माँ की बातें याद हैं। माँ हमेशा हम लोगों को, गरीब थे लेकिन उन्होंने कभी चोरी करना, उस पर मतलब रिएक्ट, अगर मैंने किसी के आम भी तोड़ लिए, गांव पहले आम तोड़ लेते थे, गांव पड़ोसी, तोड़ा लिया जाता था, हाँ, दूर दूर तक, दूर दूर तक। किसी के माँ बाप झगड़ा करने लगते थे कि अरे तोड़ लिया तो फिर कल तोड़ेगा। हाँ। लेकिन हमारी माँ हमको ही तोड़ती थी कि क्यों तुमने आम तोड़ लिया किसी का, जाओ वापस करके आओ, गरीब हैं ठीक है, कम खाओ गम खाओ, क्यों ऐसा कर रहे हो। और कभी किसी को हम लोगों ने झगड़ा किया है तो सपोर्ट नहीं माँ की तरफ से मिला है। माँ ने हमेशा जो है मुझे ही डांटा है और उनकी डांट, उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका जो आज संस्कार दिया है, उसी संस्कार को मैं अपने बच्चों में दे रहा हूँ। मेरी बेटी है, ऑस्ट्रेलिया पढ़ रही है और 98.7, 98.9 हाई स्कूल इंटर दोनों में लाई है। अब विदेशों में तो इंडिया के तरीके नहीं, बाप विधायक है और बिजनेसमैन है तो सोर्स चल जाता है, ऐसा नहीं है। वहाँ तो आप अपना खुद का अचीवमेंट आपका होगा तभी आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सिडनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। मेरे लिए तो बताया ना कि परिवार भी अच्छा दिया है, एक बेटा है एक बेटी है और दोनों मेरे बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, बेटा भी और बेटी भी। और मुझे लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने शादी ऐसे मंदिर में की थी, क्योंकि उस समय पैसे 50,000 कह रहे थे कि लगेगा शादी में, और बारातियों को, मतलब वो जो रिश्ते नातेदार आते हैं उनको साड़ी कपड़ा खाना। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने कहा यार मेरी शादी भी नहीं होगी। गांव वालों ने कहा कि
उससे कुछ लोग होते हैं गांव की भाषा में, अरे इनके हल्दी नहीं लगेगी, देख लेना इनके फलाने के लड़के हैं, ये कुछ पहले ज़मीन उमीन है नहीं, पहले देखा जाता था ना। तो मैंने मेरी पत्नी है, बहुत ही पढ़ी, बीएड किए हुए है और उसमें टीचर का सारा कुछ था उसके पास। तो उसने मेरे रिश्तेदार की ही जो हमारी बड़ी भाभी हैं उनकी बहन की लड़की है, तो उससे शादी मेरी मंदिर में हुई, मैंने मंदिर में कर लिया। कुछ दिन मेरे पापा माँ नाराज भी थे कि लव मैरिज करी थी? लव मैरिज ही, अरेंज मैरिज मान लीजिए। अच्छा। अरेंज ही था वो। लव क्या था कि आना जाना था और अरेंज ही था, जैसे शादी जहाँ होती है वहीं होती है। जैसे वो भी गौतम ठाकुर हैं, हम बैस ठाकुर हैं। तो मुझे लगता है कि पत्नी मेरे जीवन में जब से आई हैं तब से मेरा और ग्रोथ हो गया। और मुझे लगता है कि वो पंडित से कम नहीं है, मतलब पूजा पाठ करना दोनों टाइम, दिया जलाना, अरे मतलब आप समझ लो कि इतनी सात्विक कि आज आपको शायद नहीं पता होगा कि आज कौन सी तिथि है। मुझे भी नहीं पता है, उसको पता है। इस दिन आपको ये नहीं करना है, इस दिन इधर नहीं जाना है, इस दिन तेल नहीं लगाना है, बृहस्पतिवार को साबुन नहीं लगाना है। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है और मेरे कंधे से कंधा जोड़कर चल रही है। और पूरे मतलब मुझे लगता है 20-22 साल हो गया शादी हुए, तो तब से आज तक उससे मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो इस बीच कभी कल्पना मैम ने ये नहीं कहा, अनिल जी आप समय नहीं देते हमको, आप समाज सेवा में लगे रहते हैं? उन्होंने ही प्रेरणा दी राजनीति में जाने की, राजनीति में जाने की ज़्यादातर उन्होंने दी है मुझे। मैं तो ये था कि मैं राजनीति में ना जाकर ऐसे सेवा करता रहूं अपने चैरिटेबल। तो उन्होंने कहा कितना करोगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना पैसे के ही परेशान हैं, पैसा नहीं उनको चाहिए, उनको सही मार्गदर्शन और प्लस सही जगह पर उनको हिट करना ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो पत्नी का भी बड़ा सहयोग साथ रहता। अब वही घर देख रही, पूरा बिजनेस और वो सब वही देखती हैं। हम तो समझो कुछ नहीं देखते हैं। हम आप समझ लीजिए एक प्रकार से सुबह रात में आना 12 बजे 1 बजे और सुबह 8 बजे उठकर फिर सुबह अपने राजनीति में लग जाना और 11 बजे निकल लेना, क्षेत्र जाना। तो कल्पना मैडम आपके साथ जाती हैं, फील्ड में भी जाती हैं? कम जाती हैं। जैसे कोई महिला सशक्तिकरण का मामला होता है तो उसमें ज़रूर ले जाता हूँ उनको। अनिल जी बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने कहा 50,000 जो आपने वाकया बताया कि उस वक्त शादी में दिक्कत थी, और अब देखिए 5,000 स्क्वायर फीट के मकान में मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैं खुद भी अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से बहुत मुझे मिला है जी। अब अगर मैं इस क्षेत्र की जनता की ही लेकर के बात करूं, क्योंकि आप पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में वहां के विकास को लेकर के जब बात कर रहे थे, किसानों को लेकर के बात करें, किसानों की आय को दुगना करने का योगी सरकार का लगातार लक्ष्य है और इस पर काम भी कर रही है। आपने वहां पर नहरों के लिए बहुत सारा काम किया, सूखी नहरों को लेकर के, वो वाला जरा काम हमारे जनता को भी बताइए जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं। ऐसा जब मैं उस कुर्सी पे बैठा तो वहाँ 40 साल से नहर नहीं आता था, उस पर किसी ने काम ही नहीं किया। जैसे रोड पे, बिजली पर, नहर पर, मूलभूत विकास पर किसी ने बात नहीं चर्चा की। वहां तो जातिवाद की राजनीति थी, एक प्रकार से एक जो माफियागिरी नहीं होती, जैसे कि तुम मेरे विरोध में जाओगे तो ठीक कर दूंगा, ये है वो है। मुझे लगता है कि वहाँ पर कभी विकास की चर्चा ही नहीं हुई। जब मैं कुर्सी पर बैठा तो देखा कि नहरों के अंदर बड़े बड़े पेड़ निकले हुए हैं, जैसे बबूल के, ऐसे तमाम पेड़, पीपल, बरगद के। तो हमने कहा मैं एक दिन ऐसे ही सर्वे के लिए निकला जब मैं जीता कि मैं यहाँ क्या करूँगा। पहले तो जीतने से पहले भी मैंने चीज़ें बहुत सारी अध्ययन की थी, लेकिन मेरी आदत है कि मैं डायरी बनाकर चलता हूँ। जैसे घर से निकलता हूँ तो कितने आज काम करने हैं, तो वो डायरी में नोट रहते हैं मेरे एक पन्ने पे कि उसमें इतने काम करने हैं, तो इतने काम में जो भी हो जाते हैं वो टिक कर देते हैं, अगले दिन को फॉरवर्ड कर देते हैं। ये आदत मेरी भी है। मैं जब किसी का इंटरव्यू लेता हूँ या डिबेट के पहले तैयारी कर लेता हूँ कि ये सवाल पूछूंगा। तो आज एक सवाल और आपसे पूछना था मुझे अनिल जी, कि एक जब बुलडोज़र चल रहा था तो बुलडोज़र वाला वीडियो भी आपका एक वायरल हो रहा था कि आप उसके समर्थन में खड़े हो गए थे माफिया के। नहीं, माफिया नहीं था वो। हाँ, वो हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि एक रोड निकली है हमारे यहाँ, जो हमने 350 करोड़ की रोड बनाई, उसमें एक नाला बना है। अब नाला और उसके बीच में उसका सीवर लाइन पड़ी थी, तो रोड वालों ने तोड़ दिया तो उसका पानी उसके दरवाजे भर रहा था। तो उसने क्या किया कि टैंकर, जो टैंक होता है ना, उसको अपने दरवाजे और रोड के बीच में वो बना रहा था। अब उस टैंक को गिराने के लिए बुलडोजर पहुंच गया, और गरीब आदमी था, एक गुप्ता बिरादरी का बहुत ही गरीब आदमी था। तो मैंने विरोध किया और मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई।
हमने कहा महाराज जी नहीं चलने दूंगा किसी भी सूरत में। तो महाराज जी ने जो है डांटा कि भाई एक गरीब आदमी है, उसका पानी निकलने का कोई जुगाड़ नहीं है, तो उसको नीचे ही तो ड्रेनेज बनाएगा ना वो। तब मैंने विरोध किया था, जबकि वो माफिया नहीं था। लेकिन पता है हेडलाइन क्या चल रही थी? अपनी ही सरकार के खिलाफ अनिल सिंह ने खोला मोर्चा, ये हेडलाइन चल रही। नहीं, ये देखिए क्या ना, क्या होता क्या है कि सही चीज़ें, मुझे लगता है कि मैं तो सलाह नहीं दे सकता हूँ मीडिया के लोगों, बड़े प्रकृत लोग, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, हम जैसे लोग बहुत तुच्छ हैं, उनको भी कभी सही सूत्रों पे ही चलाना चाहिए कि व्यक्तिगत क्या बात है, पूरी बात पर जब तक प्रकाश नहीं डालना चाहिए तब तक उसको नहीं चलाना चाहिए। उस समय उन्होंने यही चलाया कि अपनी सरकार के खिलाफ विधायक अनिल सिंह खड़े हो गए। तो भाई नीति गलत होगी किसी की भी, कोई भी, ये हम ही ने तो बनाई है ना नीति। तो हमने जब बनाई है तो किसी गरीब का गिरने तो नहीं देंगे, ये तो महाराज जी भी जानते हैं। महाराज जी भी आदेश कर रखे हैं कई बार। इसका नाजायज फायदा उठाने के लिए जो कर्मचारी अधिकारी हैं, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए पैसा लेकर दूसरे की तरफ से ऐसी व्यवस्था चालू कर देते ताकि सरकार की छवि खराब हो। ये महत्वपूर्ण है। बुलडोजर के सामने इसीलिए हम खड़े हो गए थे। हम यहाँ से लखनऊ से 45 मिनट में पहुँच गए वहाँ। कह रहे नहीं गिरेगा, हमने कहा नहीं गिरेगा, आ रहा हूँ मैं। पहुँच गया, रोक दिया। तो कोई चीज़ ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ पे सहमति जाहिर करें। मतलब दबंगई भी दिखानी पड़ती तो वहाँ दिखाते हैं। बात दबंगई की नहीं है, बात है सही की। सही के साथ खड़े रहोगे तो दबंगई अपने आप आ जाएगी। दबंगई दो प्रकार की होती है, एक तो गरीब कमजोर को सताना, एक दबंगई होती है गरीब की तरफ से लड़ना, खड़े होना, ओके, हक हुकूक की बात करना। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसको दबंग कह सकते हो, बेबाक कह सकते हो, बिंदास कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है, आई डोंट केयर। मुझे किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता। और क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपको तो महाराज जी ने खुद ही कहा था ना किस तरीके से। नहीं, वो बात नहीं। मीडियम जैसे कोई चीज़ उल्टा सीधा चलाने लगते हैं तो मैं उसका जवाब नहीं देता हूँ। जैसे मुझे वो जो कुर्सी वाला था वो चलाया, उसमें तमाम मीडिया के लोग, बड़े बड़े आज तक और इंडिया टीवी, तमाम लोगों ने मुझसे पूछने की कोशिश की। तो एक तो कोई जी न्यूज़ वाले थे तो नाराज़े हो गए, तो कहे कि फिर उल्टा सीधा चलेगा। तो हम कहा तुम्हारा कैमरा है, तुम्हारी चीज़ है भाई, तुम जो मर्जी है चलाओ, मैं थोड़ी रोक लूँगा, लेकिन जो सही है वो सही है कहूँगा। चलिए, यानी कि आप हमेशा सच का साथ देते हैं। अभी 8 सितंबर को आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की। उस मुलाकात में और आगे की क्या कुछ कार्य योजना रही कि हाँ, पिछली मुलाकातों से वो किन मामलों में मुलाकात अलग रही? सोशल मीडिया पे आपने फोटो भी शेयर की। मुलाकात ये थी कि मेरे यहाँ एक नगर पंचायत बननी है, उस पर थी। और दूसरा जो एरिया मेरा छूट रहा है, जैसे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के बगल में, तो जैसे कुछ एरिया तो लॉजिस्टिक घोषित हो गया, कुछ और मुझे घोषित कराना था। और महाराज जी से मैं आग्रह करने गया था कि अगर कोई इन्वेस्ट आता है हमारे यहाँ यूपी में, तो मैं चाहूँगा कि महाराज जी मेरी विधानसभा में उसको आप भेजिए और मैं ज़मीन भी उपलब्ध आपको कराऊँगा। तो महाराज जी ने कहा बिल्कुल श्योर, आप अगर उस पर हो तो मैं ज़रूर आपके यहाँ। तभी मनोज सिंह का विजिट भी उस समय लगा था। हाँ। तो मनोज सिंह कनाडा की कंपनी, हाँ, मनोज सिंह के विजिट के बाद मैं मिलने गया था। मनोज सिंह पहले 2 दिन पहले गए थे हमारे ज़िले पर, तो उन्होंने बताया कि नहीं सिर्फ सोनी के एरिया है। तो मैंने कहा महाराज जी ये भी जोड़ लीजिए। और भी कुछ चीज़ें थी, थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था कि, तो डिस्टर्बेंस को भी मैंने उनसे आग्रह करने गया था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अब सब चीज़ें आ गई शेड्यूलिंग में? हाँ, एकदम शेड्यूल में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि तुम सही के साथ खड़े रहो और गलत कोई भी चीज़ ना हो, इसलिए आप जो मर्जी से करो। यानी कि मुख्यमंत्री जी का समय समय पे दिशा निर्देश मिलता रहता है? मैं लेता रहता हूँ। हो सकता है कि मैं बुद्धिमान ना हूँ राजनीति में। कभी कभी क्या होता है कि जैसे लोग सभी मानते हैं कि हम ही सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब जानते हैं। हो सकता है कि आलोक जी भी वो चीज़ जानते हों जो मैं न जानता हूँ, तो मैं क्यों ना आलोक जी से पूछ लूँ कि आपने जो ये सवाल पूछा है इसका ये वाला जवाब ठीक है या नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसा नहीं कि हम ही बुद्धिमान हैं, हम ही सब जानते हैं। हम तो एक अपने ड्राइवर से भी सीखते रहते हैं, अपने घर के नौकर से भी सीखते रहते हैं, अपने घर के कोई भी व्यक्ति हो, पापा, चाचा, मामा, दादा, उस पर मैं सुझाव लेता हूँ कि भाई आप बताओ इसमें करना क्या चाहिए, मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही।
तो उन छोटी छोटी चीज़ों को मैं एक साथ जोड़कर एक बड़े ब्रॉड पे जाकर तब मैं रास्ता अपनाता हूँ उसको। जी, ज़ीरो टॉलरेंस को लेकर के बात करें, जब हम भ्रष्टाचार के खात्मे की बात करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इसको लेकर के बात कर रहे हैं, विपक्ष सदन में इस मुद्दे को लगातार उठाता है, तो किस तरीके से आप लोग माकूल जवाब देते हैं? कुछ ऐसा एनसीआरबी के चाहे आंकड़ों की बात करें, चाहे इस संदर्भ में कितना काम हो रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा राक्षस है और ये आज का नहीं है पैदा, ये है आज़ादी के बाद से। कांग्रेस सरकार थी और ये इतना बड़ा हो गया राक्षस, इसको मारने के लिए पता नहीं कितने राम को अवतार लेना पड़ेगा। आप समझिए, रग रग में व्याप्त हो गया है। इसको सोचो कि आप तुरंत खत्म कर दोगे, तो ये मुझे लगता है कि इसमें आप और हमारी गलतफहमी है। भ्रष्टाचार रगों में व्याप्त हो गया था। इसको खत्म करने के लिए 10 साल नहीं, कम से कम 20 साल चाहिए। अभी तक हम लोग बड़े लेवल पर खत्म कर ले गए हैं। बड़े लेवल इन द मीन्स की एमएलए, एमपी, मंत्री, आईएएस डरने लगा है। आप देखिए, कभी जाइए डरेगा एकदम बिल्कुल। अभी एक मैं आज ही पेपर में पढ़ रहा, कोई मुनिंदर सिंह आईएएस थे, उनके यहाँ 7 करोड़ के हीरे पकड़े गए, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ी गई। ऐसे तमाम नेता अधिकारी थे जो राजनीति को व्यापार समझ लिए थे। भ्रष्टाचार कहाँ पनपता है आलोक जी? जहाँ पर अपना निहित स्वार्थ हो, तो निहित स्वार्थ में ही भ्रष्टाचार है। लेकिन 2 महापुरुषों ने, मुझे लगता है कि 50% भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। अभी नीचे लेवल पे इसलिए ख़त्म नहीं हो पा रहा है कि हमारी और आपकी मानसिकता नहीं बदल रही है। उनको लगता है यार हम देंगे तभी काम होगा। जैसे लेखपाल लेवल पे है, 3 आदमी सुधारने पे अभी हम लोग लगे हैं। एक तो पुलिस नीचे जो बैठी है, दरोगा और सिपाही, दूसरा गांव का ग्राम विकास मंत्री और मंत्री जिसको बोलते हैं, तीसरा हमारी नज़र में लेखपाल। 3 लोगों में अभी भी सुधार करने के हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने नई भर्ती शुरू की है। जैसे घाघ हो जाता ना आदमी खाते पीते, तो उसको ख़त्म कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर चीज़ ऑनलाइन कर दे रहे हैं। अब से झगड़ों में लोग नापी जोखी में, इसमें तमाम जगह पे खसरा खतौनी को लेकर के जिस तरीके से, उसको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। घरौनी बनाकर, खतौनी बनाकर, और आपको हम एक्सेस दे रहे हैं कि आपके आप अपना नाम गलत हो गया, डायरेक्ट आप राजस्व संहिता में हमने चेंज कर रहे हैं कि सोचा कि हम डायरेक्ट आप अपने आप OTP आएगी, आप अपना सही कर लो नाम। ना आपको लेखपाल के पास जाना है, ना आपको किसी कर्मचारी से मिलना है, ना कुछ करना है। हमारी ज़मीन है, हम राम आश्रय हैं, राम आश्रय नाम OTP आएगी, जो नंबर है उसको हम लोग ऊपर से वेरीफाई करेंगे कि यही चेंज कर रहा है, कोई और चेंज कर रहा है, देन उसके बाद उसका अपना ट्रांसफ़र हो जाएगा। अनिल जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन चलते चलते कोई ऐसी बात जो आपको लगता हो कि आलोक ने तो पूछी नहीं और ये तो जनता तक मैसेज जाना चाहिए भाई, हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों तक, तो वो आप शेयर कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो पूछी नहीं वो ये कि जनता को चाहिए कि वो भी अध्ययन करे। हमारा ये संदेश है जनता तक कि कौन सही है और कौन गलत है, सेल्फ एनालिसिस, कौन हमारे हित में काम कर रहा है, कौन हित में नहीं काम कर रहा है। मुझे लगता है कि बाबा साहब ने कहा था कि जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो संगठित हो जाएंगे। शिक्षा पे अभी जागरूकता नहीं है। मेरे क्षेत्र में तो बहुत कम था, तो मैंने उस पर जहाँ भी भाषण देता हूँ, बंगला, गाड़ी, घर, मकान, प्लाट, इस पे माँ बाप ना ध्यान देकर उनको शिक्षित बनाने का काम करें। ये मेरा संदेश जनता के लिए। जिस दिन हम शिक्षित हो जाएंगे, पूर्वा विधानसभा के या उन्नाव जिले के या अदरवाइज जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनेंगे लोग, उस दिन आप समझ लीजिए स्वयं वो तरक्की कर लेंगे और ज़ीरो टॉलरेंस पे हम लोग बढ़ चलेंगे। शिक्षा की कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कमी है। स्कूल देखो, यानी कि आप समझते हैं जिस तरीके से, अगर उन्नाव जिले की बात करें, साहित्यकारों की जननी रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे वहाँ पर साहित्यकार जिस तरीके से रहे, एक बार फिर वही परिपाटी लौट कर आए, साहित्य के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल करे, उस संदर्भ में क्या कुछ कार्य योजना है? नहीं, हमारी योजना है, हम तो स्कूल, हमारा मानना है कि जैसे किसी गांव में मंदिर चमकता है, मेरा अपना मानना, वैसे उस गांव का स्कूल चमकना चाहिए।
ऐसा मेरा अपना विचार है। और मैंने कम से कम वहाँ के हजारों स्कूल मैंने कायाकल्प में लिए। मैं जब पहली बार जीता तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गया, बसपा से था मैं तो मैंने कहा महाराज जी मैं चाहता हूँ कि जो निधि है 3 करोड़ की 2 करोड़ की जो भी, मैं क्यों ना स्कूलों को ले लूँ उसमें और कोई काम ना दूँ। हर स्कूल को 5-5 लाख 10-10 लाख देकर स्कूल को ऐसे बनाऊँ सरकारी कि जैसे प्राइवेट हों। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा नहीं करने की आवश्यकता है, इस पर हम पॉलिसी बना रहे हैं कि कायाकल्प योजना से हम स्कूल को सौंदर्यीकरण करेंगे। आज देखिए स्कूल तक जोड़ने का सारी व्यवस्था है, वहाँ पे फिल्टराइज पानी है, वहाँ पे बिजली फैन लगे हैं, पहले पंखे ही नहीं था, भैंस और गाय और जानवर अंदर घुसे बैठे रहते थे। आज वहाँ टाइल लगी है, पेड़ पौधे लगे हैं, बाउंड्री वाल की पुताई हो गई, बैठने व्यवस्था हो गई। शौचालय नहीं थे, आज़ादी के 75 साल गुजर गए, शौचालय नहीं थे स्कूल में, कितने बच्चों को परेशानी होती थी। तो मुझे लगता है कि इस पे काम हम लोग और कर रहे हैं और शिक्षा पे ही काम ज़्यादा कर रहे हैं हम। शिक्षा चाहते हैं कि हमारे पूर्व विधानसभा में शिक्षा की कमी बदलाव संभव है। देखिए बदलाव तभी, जैसे अभी कुत्ते को शेर बनाकर लोगों ने प्रेजेंट किया, आप समझ रहे हैं कि जैसे गांव में कहा कि भाई शेर आ गया, शेर आ गया, वो निकला कुत्ता। तो इसलिए उसको ध्यान देना कि ये शेर है या कुत्ता है, तभी उसको जानकारी होगी जब उसका खुद का विवेक काम करेगा। उदाहरण के तौर पे मैंने कोई बात बता दी, आपने मान ली, क्यों मान ली? हो सकता है रॉन्ग हो, क्यों ना हम उस पर शोध करें, हम अपनी बुद्धि भी लगाएं। जैसे अभी दौर आया था, देखिए कि बोले संविधान खत्म कर देंगे। आप देखिए दौर था कि नहीं था, पूरे 3-4 महीने तो संविधान लगा था खत्म ही हो जाएगा। मुझे लगता कि कोई भी ऐसा नेता राजनीतिक पार्टी नहीं है जो संविधान खत्म या आरक्षण खत्म कर देगी। कोई आग से खेल सकता है? नहीं खेल सकता। कुछ अमेंडमेंट होने जिस संविधान को लेकर के बात की, मैं एक सवाल इसी पर आपसे करूंगा। जो नतीजे आए जब चुनाव के, अभी उम्मीदों के अनुरूप, आशाओं के अनुरूप नहीं आए, विपक्ष अपनी बात रखने में कामयाब रहा क्या, या सत्ता पक्ष अपनी बात जनता तक पहुंचा नहीं पाया? नहीं, देखिए झूठ फैलाने में कम समय लगता है और सही बताने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे हम एक बार लखनऊ रहने आए तो उस समय माँ ने मेरी बताया, फ़ोन किया, क्योंकि गांव में किसी का फ़ोन रहता था तो उस समय फ़ोन यूज करते थे, कि बेटा बाहर ना निकलना, नहीं पत्थर के हो जाओगे। ऐसा लगा कि बाहर ना निकलना, नहीं मुंह नोच लेंगे लोग, चोटी काट लेंगे, तमाम तरह के भ्रमित लोग फैलाए। और पूरे देश में एक बार तो ऐसा गजब हुआ कि नमक बंद होने वाला है, बोरियों नमक लोगों ने खरीद लिया, कर लिया था। तो झूठ बोलना मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फैल जाता है और सत्य फैलाने में टाइम लगता है। तो ये झूठ बोलकर वोट लेने का जो काम किया है, तो इसमें लोग एकजुट हो गए कि अरे यार इस राशन और धनिया तेल और इसकी शायद आवश्यकता कम पड़े, जब आरक्षण खत्म हो जाएगा तो उसमें तो मैं ज़्यादा टूट जाऊंगा। तो लोगों ने आरक्षण को बचाने की कोशिश की। ऐसा मुझे लगता है कि झूठ बोलकर उन्होंने। तो अनिल जी, फिर अब 2027-2029 में अब इस सच और झूठ का फैसला क्या जनता करेगी? अब जनता उतनी परिपक्व हो गई है जिस तरीके से आप चाह रहे हैं, जो विकास के जो कार्य जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं? हाँ श्योर। जो लोग सोचते हैं कि 27 में सरकार सपा की आएगी, नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर हम इंटरव्यू करेंगे 27 के बाद, क्योंकि जनता वाकई में जागरूक हो गई है कि जो बीच में इन्होंने झूठ बोला था उस झूठ को ख़त्म करके वो कह रहा कि यार ये जो कहते नहीं थे वो तो कर रहे हैं। 2000 में मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ, अपने ससुराल जा रहे थे हैदरगढ़, एक्सीडेंट हो गया और मेरे पास 500 रुपया नहीं। वहाँ से लाकर सिविल हॉस्पिटल में मेरे फादर को लोगों ने डाल दिया। मैंने डॉक्टर से मुलाकात किया और डॉक्टर से, भाई गरीब की कौन सुनता, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। तो फादर का ऑपरेशन नहीं हो पाया, 2500 रुपये का दवा नहीं खरीद पाए, पट्टी बांधकर उनका काम चला, तो वो सड़न पैदा हो गई पैर में। आज की भी डेट में मेरे फादर का पैर खराब है। शायद मुझे लगता है कि उस समय मेरे पास 2500 रुपये होते तो मैं इनका पैर बचा लेता। आज 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कार्ड जो दिया गया है, मुझे लगता है कि ये सगा चाचा भी नहीं दे सकता, भाई भी नहीं दे सकता, 5000 नहीं देगा।
लेकिन कुछ लोगों तक हमने, इतने बड़े जनसंख्या समूह वाले भारत देश में जहां आदमियों की गिनती नहीं है, वहां पे हम 15 करोड़ 20 करोड़ लोगों तक स्वास्थ्य पहुंचा रहे हैं, 5 लाख बीमा गरीब आदमी का। तो मुझे लगता है कि ये अद्भुत योजना है। एक ही योजना मैंने उठाई है, बाकी तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये शायद एक गरीब को अपने शायद जीने का एक रास्ता मिल गया कि कमज़ोर कहाँ पड़ता आदमी, दवाइयों में, इलाज में। बिल्कुल, वो भी जब खुद लाचारी हो, जब खूब बुजुर्ग हो, लाचार हो, गरीब हो। तो 5 लाख रुपए का दवा का कार्ड जिसके पास है, वो आज मेदांता में भी एडमिट हो रहा है। वहाँ भी मेदांता में भी एडमिट होने के लिए 5 लाख का कार्ड एक्सेप्ट है। शायद गरीब आदमी का सपना नहीं होगा कि मेदांता के गेट के अंदर घुस सके, लेकिन आज मोदी जी ने, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने, यही सोच थी कि उस समय मेरे पास ये कार्ड होता तो मेरे फादर का शायद इलाज हो जाता कि नहीं हो जाता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। मोदी जी की बात हो गई, योगी जी की बात हो गई, स्थानीय सांसद साक्षी महाराज जी का भी आप पे बड़ा हाथ रहता है जी, उनका कितना सहयोग रहता है? पूरा रहता है। वो हमारे इतने अच्छे नेता हैं कि मुझे लगता है कि वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। दूसरा, हर काम में सहयोग करते हैं। हम अगर कह दें कि नहीं आपको नितिन गडकरी जी से मिलना है और इसको रोड को NH कराना है, तो वो चले जाएंगे हमारा पत्र लेकर, हमको ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि उनका सहयोग बहुत रहता है। जीते देखिए कैसे आज 34,000 से जीते हैं, क्योंकि इतना उड़ाया गया, इतना सब कुछ किया गया, इतना झूठ फैलाया गया, और आज वो 34,000 से जीत गए टफ लड़ाई में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी TRP बरकरार है। बहुत सारे लोग हार गए, बड़े बड़े सांसद हार गए। तो मुझे लगता है कि उनका सहयोग हमारे ऊपर बहुत रहता है, और वो भी बहुत उस पे नहीं रहते हैं कि पैसे और ये उन पे, वो काम भी पे ज़्यादा हाँ उनका गरीब का जरूर ध्यान रखते हैं। चलिए अनिल जी, बहुत अच्छा लगा बहुत आपसे धन्यवाद। बात करके। और आपने कहा 27 में हम फिर इंटरव्यू देंगे। हम तो चाहेंगे कि अब 27 नहीं, चुनाव से पहले भी लेंगे और फिर एक बार कार्य योजनाओं पर लेकर के बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आलोक जी, आपका बहुत। तो ये तो थे उन्नाव की पूर्वा विधानसभा से विधायक अनिल सिंह जी, जिन्होंने तमाम सारी चीज़ों का जिक्र किया, तमाम सारी योजनाओं को गिनाया, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को लेकर के हमने बात की। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ होगी बातचीत। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल यूपी डेट के साथ। नमस्कार।